जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर को हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आपको याद हो कि हम लोगों ने जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर अप जो है वो नहीं किए थे लास्ट लेक्चर के। जैसे कि हमने 1 2 3 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर कवर कर लिए थे। ये 3 टॉपिक्स चाइना पाकिस्तान ट्राइलेटरल ट्रीटी और फिर इंडिया का स्किलिंग इम्पेरेटिव, यानी कि एक मिशन है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल आउटपुट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इन 3 टॉपिक्स को सबसे पहले हम लोग जो है वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आज के लेक्चर की जो है वो शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो चलो बिना समय वेस्ट किए फटाक से हम लोग डायरेक्टली थर्ड टॉपिक की तरफ आगे जो है वो बढ़ते हैं। फिर मैं आपके कमेंट्स वगैरह भी जो है वो देखूंगा, और हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी फिर मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कराता हूँ। पहले सिर्फ फोकस करो मेरी बातों के ऊपर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज के ऊपर, और सिर्फ आपको जो है वो ध्यान देना है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के ऊपर, राइट? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना फॉर यू गाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, हाँ मैं ये निकाल लेता हूँ थोड़ा सा हाईलाइटर। ठीक है, तो मैं चीजें हाईलाइट करूंगा, उसको आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार नए जुड़े हैं, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। प्लस जो चीज मैं बोलूंगा कि इसको नोट डाउन कर लो, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइना पाकिस्तान ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजी का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये थर्ड वाला भी हमने जो है कवर कर लिया था ना? हाँ, एससीओ ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया था। ये टॉपिक 4 5 6 हम लोग को कवर करना था। यस, यहां से हम लोग को जो है वो चीजें कवर करनी है। तो आइए, तो अभी हो क्या रहा है गाइस, हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राइट, ये 3 कंट्री जो है वो मिलकर इंडिया के खिलाफ जो है वो जाने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। इंडिया का जो इस क्षेत्र में साउथ एशिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया का इस क्षेत्र में जो दबदबा बन गया है, उस दबदबे को चैलेंज करने के लिए चाइना जो है वो पाकिस्तान और ये नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, इनके साथ बातचीत कर रहा है। अभी बातचीत में आया है कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राइलेटरल बातचीत हुई है कुनमिंग में। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप तो सिंपली या सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा, चाइना जो है उसने होस्ट किया है पहला चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राइलेटरल डायलॉग, यानी कि एक टेबल पर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, राइट? और इसी प्रकार की बातचीत जो है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ पहले भी जो है वो कर चुका है चाइना। ऑब्जेक्टिव क्या है इन बातचीत का? अब ये चीज बस आपको सुनिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने यहां पर जो है वो लिख दिया कि कुनमिंग के अंदर जो है ये हम लोग को देखने को मिला कि डेवलपमेंट हुए, मतलब ये ट्राइलेटरल डायलॉग्स जो है वो 3 कंट्रीज के बीच में देखने को मिले। बस ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो। अब चीजों को सुनो, सिर्फ फोकस करो मेरी बातों के ऊपर। तो देखो गाइस, ये 3 कंट्रीज एक टेबल पर आकर बैठी हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को चैलेंज करना, क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया को चैलेंज करना, क्योंकि इस क्षेत्र में हम जो है वो उभरते हुए बड़े प्लेयर बन चुके हैं। और आप ऑलरेडी जानते हो कि इंडिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और चाइना हमें कमजोर करने के लिए जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो क्रिएट कर रहा है, राइट? और उसके लिए ये क्या कर रहा है? हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, जिससे कि वो हमारे खिलाफ इजीली जो है वो जा सके, राइट? तो ये उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग है इस प्रकार की। बट इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, और इस प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग की आइडियाज जो है वो आपको होने चाहिए कि इसको कैसे डील करें। अच्छा, कैसे डील करें? क्या चीज आ रही है आपके दिमाग में कि इस इशू को, इस मुद्दे को जो है वो कैसे डील किया जा सकता है? तो गाइस, एज सिंपल एज दैट, चाइना जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको टेबल पे बैठा रहा है, इनके साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ तो नो बातचीत, बिकॉज टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है। और इसी चीज को जो है वो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ला सकते हैं, और हम लेकर भी आए हैं। अभी याद आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, कुछ याद आ रहा है? उस मीटिंग में क्या हुआ था? उस मीटिंग में पाकिस्तान की जो टेरर टेरर जो ट्रेजेडी जो हुई थी, घटना जो घटी थी, जाफर एक्सप्रेस, याद आ रहा है आप लोगों को? तो उसका डिस्कशन हुआ, हमारे पहलगाम का डिस्कशन नहीं हुआ। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उठ के चले गए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस तरह की हरकत जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगी, पक्षपात जो आप कर रहे हो। और ये क्यों हुआ? तो आप याद करो, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि वहां पर बैठा हुआ चाइना जो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है,
और आज की डेट में हम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हम बोलते हैं कि भाई तुझे इन्फ्लुएंस करना है ना तो अपने घर में रह के कर। हम वॉकआउट कर जाते हैं क्योंकि हमें पता है जब हम वॉकआउट करेंगे तो पूरी कंट्रीज की नजर हमारे ऊपर होने वाली है, बिकॉज हम ग्रो कर रहे हैं काफी तेजी से, हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में है हम लोग, साथ ही साथ हमारे इनिशिएटिव, हमारी पॉलिसीज, इस पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया में ही सामान बनाया जाए। इवन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे जो कमिटमेंट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे टेररिज्म से रिलेटेड हो, राइट, चाहे इंडिजनाइजेशन से रिलेटेड हो कि हम जो है वो खुद की कंट्री में खुद का सामान बनाए, चाहे वो दूसरी कंट्रीज की हेल्प करने से रिलेटेड हो, ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे से रिलेटेड हो, हर चीज में हम जो है वो लीड करते हैं। और अभी जो है वो चाइना इस चीज से जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, राइट। तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, हमें चैलेंज करने के लिए टेबल पे बैठा रहा है हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को। बस इतना आपको इस टॉपिक के अंदर समझना था। और इस चीज को जो है वो काउंटर करने के लिए हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग अगेन और कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाएं, रिलेशन बढ़ाएं, राइट, और कंट्रीज को इनडायरेक्टली इस चीज से जो है वो रूबरू करवाएं कि भैया चाइना जो है वो धोखा देता है। चाइना के साथ जो जो कंट्रीज जो है वो रही हैं, इवन इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव याद हो, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि चाइना ने छोटी छोटी कंट्रीज को लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए और लोन्स प्रोवाइड करा के उन कंट्रीज का जो है वो खात्मा कर दिया, उनको इंटरेस्ट के जाल में जो है वो फंसा दिया, उनको कर्जे के बोझ में जो है वो डाल दिया, जिससे कि इंटरनेशनली वो इन कंट्रीज का जो है वो सपोर्ट ले सके फोर्सफुली, ये कहकर कि भाई तू तो मेरे कर्जे के उसमें दबा हुआ है, बोझ में दबा हुआ है, राइट। सो दिस इज द गेम, जहां अगर आप आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे समझ लिया ना गुरु, तो उस दिन से मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, कि आपकी थिंकिंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब आप देखो कितनी सिंपल सी बात यहां पर जो है वो मेंशन्ड है इंटरनेशनली, कि चाइना ने किया क्या, चाइना ने दूसरी कंट्रीज को लोन दिया। जैसे कि कोई एक एक्स व्यक्ति किसी वाई व्यक्ति को लोन देता है, राइट, तो उसके जब वो व्यक्ति किसी को लोन देता है ना, पैसे देता है, जैसे कोई दोस्त है आपका, आपके दोस्त ने आपको जो है वो उधार दे दिया, आपने ले लिया, राइट, आपको जरूरत थी, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो किसी जगह पर आपका मजाक भी उड़ाए, तो भी आप शायद कई बार कुछ नहीं कह पाओगे, क्यों, बिकॉज आप उसके कर्ज में दबे हुए हो। पर आप ये चीज जरूर सोचोगे साला जल्दी जल्दी से कर्ज उतारूं मैं, इसके मुंह पे पैसे मारूं और खत्म करूं। होता ही ऐसा नॉर्मली, बट कर कुछ नहीं पाएगा आदमी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लिया है, उसने चार लोगों के सामने बोल दिया कि तेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैं आया था ना तेरे पास। फिर यही चीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी होती है। देखो आप कि चाइना ने छोटी छोटी कंट्रीज को लोन दिया, उस समय हम मना कर रहे थे, लाउड स्पीकर ले आके हमने चिल्लाना शुरू किया कि भैया कोई कंट्रीज लोन मत लो, बट कंट्रीज मानी नहीं। उनने सोचा कि अरे हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ डेवलपमेंट के नाम पर चाइना ने छोटी कंट्रीज का एक्सप्लॉइटेशन किया, शोषण किया, और ये सबके सामने अब आ ही चुका है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है वो। 3 कॉन्टिनेंट्स पर पूरा इंफ्लुएंस जो है वो करेगा चाइना, और सिक्योरिटी के नाम पर, यानी कि उसका रोड है तो उसकी सिक्योरिटी लेकर आएगा, सिक्योरिटी के नाम पर स्पाई लगा देगा, निगरानी रखेगा, अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत करेगा। और इन सब चीजों को रोकने के लिए हम बैठे हुए हैं, और उससे चाइना डरता है। तो चाइना हमें कमजोर करने के लिए हमारी नेबरिंग कंट्रीज का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान को दोस्तों अपने कंट्रोल में जो है वो कर ही लिया, और पाकिस्तान है भी बेवकूफ, राइट। कोई उससे 2-4 अच्छी बातें क्या कर लेता है, वो जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, कि उसको बोल दिया कि अरे वाह यार तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी हो, तुम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जो है वो निकालोगे, हैं। तो पाकिस्तान एकदम खुश, भले आ कुछ नहीं रहा है, भले औकात प्रीलिम्स निकालने की नहीं है, बट सामने वाले ने पुचकार दिया, पुचकार दी तोड़ते हुए चले गए कि हाँ भैया जैसा बोलेंगे हम वैसा मानेंगे। क्यों, भैया ने तो तारीफ कर दी। और जो आदमी सच्चाई बोल रहा है कि बेटा मेहनत कर लो, तो उसको जो है वो तुम बेवकूफ समझ रहे हो, उसको सोच रहे हो कि यार ये गलत है। मैं आपको लिटरली बता दूं, जो कड़वाहट जो होती है ना, वो सबसे सही चीज होती है।
अगर कोई आपको सच्चाई बता रहा है आपके मुंह पे कि दिस इज यू, दिस इज योर लेवल, तो उसकी रिस्पेक्ट करो कि हाँ यार बंदे ने सही बोला। ये नहीं कि रुको इसको तो बताता हूँ साले को इसकी ऐसी वो हुई कैसी, हाँ वो भी लेके आओ। क्या किसी ने आपके बारे में कुछ बोला तो आपके अंदर उतना वो होना चाहिए, ईगो वाली चीज कि रुको बेटा 1 साल के अंदर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके पेपर में छपेगा मेरा नाम, फिर यही व्यक्ति मेरा वेट करेगा। दिस शुड बी योर माइंडसेट। तो ये चल रहा है इंटरनेशनली, देख रहे हो। तो चाइना ने कुनमिंग में एक चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो होस्ट किया, और इसके पहले सेम बातचीत इसने अफगानिस्तान के साथ करी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके पूरे टॉपिक को, सिर्फ आप सुन लो। साउथ एशिया में इंडिया की रीजनल लीडरशिप को चैलेंज करना, पाकिस्तान के रोल को लेजिटिमेट दिखाना कि पाकिस्तान सही है, क्योंकि पाकिस्तान उसका पार्टनर है इस क्षेत्र में, और इंडिया के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान एक अच्छा पार्टनर है। और चाइना की स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस को एक्सपेंड करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था, कि चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ सके। तो अब देखो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ बातों को ध्यान से सुनो, इस पर कुछ लिखने वाली चीजें होती नहीं। देखो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी का खतरा हम लोग को देखने को मिलता है ना। अब देखो ट्राइलेटरल डायलॉग्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इनडायरेक्टली लेजिटिमेसी दे रहे हैं। ये सब जो बातचीत कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं भाई जो चीज हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। उस चीज को हम लोग जो है वो इंटरनेशनली उछाल रहे हैं, बट चाइना उसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है वो क्लीन चीट जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट, बांग्लादेश अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो आप कह सकते हो ना कि मक्खन जो है वो लगाकर अपनी तरफ जो है वो ले रहा है, चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इनके जरिए चाइना जो है वो इस क्षेत्र में अपना सदर्न एक्सेस जो है वो मजबूत कर रहा है, जिससे BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, चहावर पोर्ट, सागर विजन ये साइडलाइन हो रहा है। ये भी सबसे बड़ा इशू है। देखो आप, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इस टॉपिक समय समय पर आते रहते हैं। जो चीज लिखनी थी वो मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बता चुका हूं। ये चीज समझने वाली चीज है, हर चीज लिखना नहीं होता नोट्स के लिए, है ना। क्या चीज लिखनी है, कब लिखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ मैं थोड़ी सी आपको हिस्टोरिकल चीज जो है बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर ध्यान दो। ये चाहो तो लिख सकते हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भी रिपीट होता है कि 1962 जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इसके बाद से ही हमें देखने को मिला कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस करने के रूप में डेवलप कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर दो लोगों की आपस में जो है लड़ाई होती है, तो जो बेसिकली अपोजिट वाला व्यक्ति वो सोचता है कि सामने वाले को हराना है, तो उसके दुश्मनों के साथ दोस्ती कर लो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सुना है आपने। तो यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। 1965 में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, चाइना और नेपाल को यूज करके इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एनसर्कल करने की कोशिश करी। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहां है? उसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो 1965 में हरकत हुई, तो ये सबके सब एक साथ जो है वो इकट्ठा हो गए इंडिया को काउंटर करने के लिए। बट इंडिया मजबूत है। यूनाइटेड नेशन में चाइना ने बार बार पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर ए तायबा, इनको प्रोटेक्ट जो है वो किया है। तो इनको प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। देखो थर्ड पॉइंट, आप सी वाला पॉइंट देखिए। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार थे, चाइनीज ड्रोन थे, गाइडेंस सिस्टम चाइनीज था। इवन चाइना ने ये तक कह दिया था अगर जंग होती है तो चाइना पूरी तरह से वेपन्स प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान को। पढ़ा होगा ये चीज आपने, राइट। देखिए आप कि चाइना जो है वो कुल मिलाकर इंडिया को इस क्षेत्र में कमजोर करने पर प्लानिंग कर रहा है, और उस प्लानिंग के लिए ये उसकी स्ट्रेटजी है कि वो आपस में हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो इस प्रकार से ट्राइलेटरल डायलॉग्स, बायलेटरल डायलॉग्स, ये सब यानी कि बातचीत जो है वो कर रहा है, बस और कुछ नहीं। इस टॉपिक में बस यही बातें थी। अब इंडिया पर जो है वो इस चीज का है वो क्या इफेक्ट हो रहा है इस बातचीत का? तो क्रॉस बॉर्डर टेरर को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, ये गलत है भाई। इंडिया का के जो ट्रेडिशनल नेबर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश हुए, अफगानिस्तान हुए, ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाइना की तरफ जो है वो जा रहे हैं, राइट। और इस चीज के चलते इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो हो सकती है ना।
ट्रेड जो है वो कम हो सकता है, बट उससे भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आज की डेट में बहुत क्लियर है भाई, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करते हैं कि बेटा इज्जत कर रहे हो तो साथ में रहो, इज्जत नहीं कर रहे हो तो निकलो बेटा पहली फुर्सत में। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, बट ये एटीट्यूड तब आना चाहिए जब आप कुछ बन जाओ, है ना। जब कुछ हो ही नहीं और ये एटीट्यूड दिखा, जब कुछ नहीं होना, अभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चुप्पी साध लो कि कुछ नहीं करना भाई। और जिस दिन सर में आ जाए कि हाँ पावर हमारे हाथ में, जिस दिन आगे नाम के लिखा गया हो आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, तो बेटा उस दिन फिर एटीट्यूड भी दिखाओ, क्योंकि जब कुछ होता है ना तब एटीट्यूड अच्छा लगता है, जब नहीं होता ना और उसके बाद जब एटीट्यूड गर्राते हो, दिखाते हो कि यार हमसे बड़ा और कोई नहीं, तो उससे बड़े, तुमसे बड़े बेवकूफ फिर कोई नहीं होते। तो फेक एटीट्यूड अपने माइंड को मत दिखाओ, अपने माइंड को ये ट्रेन करो, सिखाओ कि आज मैं चुप, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को अभी से ये चीज सिखा दो कि नहीं हम तो एटीट्यूड में रहेंगे भाई, हमारा जलवा है, तो आपका माइंड जो है फिर आपको मेहनत करने से पीछे खींचेगा। जब बेइज्जती हो रही है ना तब अपने माइंड को जो है वो ये चीज बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम नहीं बोलते थे, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पिछले 20 साल से हमने जो है वो बोलना शुरू किया। इंडिया ने 20 साल से जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने जो है वो शुरू किए हैं, उससे पहले नहीं लेते थे, बिकॉज हम डिपेंडेंट थे फॉरेन पावर्स के ऊपर। उससे पहले हमारे पास फंडिंग का इशू था, उससे पहले बेहतर पॉलिसीज हम डिजाइन नहीं कर पाते थे, बट धीरे धीरे करके हमने अपने ऊपर काम किया और आज की डेट में हम वॉकआउट कर जाते हैं अगर हमें लगता है कि गलत है। तो आज की डेट में हमारी इतनी औकात है, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिलेटेड बातचीत होती है तो उस समय हमारे होम मिनिस्टर क्लियरली जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो ये चीज बोल देते हैं कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर, डू नॉट इंटरफियर। ये हमारा आपसी मामला है, इंटरफियर मत करो। पहले इंटरफियर करने देते थे, क्योंकि वही बोला ना, कर्जे के नीचे दबे हुए थे। जिस दिन आप पावरफुल बन जाते हो उस दिन आपको किसी चीज का डर नहीं होता, बट उससे पहले पंगे मत लो। आज की डेट में आईएएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है चुप, बॉयकॉट करो। जहां आपको लग रहा है कि यहां पे मजा नहीं आ रहा भाई, यहां पे अपनी बेइज्जती हो रही है या यहां पर वो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, उस जगह पे मत रहो, उस जगह से निकल जाओ, राइट, वॉकआउट करो। और आपको तो वैसे भी उस जगह पे भी नहीं रहना जहां पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, वो भी गलत है आपके लिए, क्योंकि यू नेवर नो कि जो बंदा जो है वो आपके साथ तारीफ कर रहा है वो खुद का एंटरटेनमेंट कर रहा है कि आपको सही गाइड कर रहा है ना। और इस समय तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट रखो, बस दैट्स इट। जहां प्रायोरिटी सेट हो गई वहां गेम आपका है। तो मैंने आपको जो है वो क्या चीज बताई कि चाइना जो है वो छोटी छोटी कंट्रीज के साथ जो है वो मिलकर हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें रीजनल कॉपरेशन जैसे कि सार्क हुआ, राइट, यहां पर भी हम लोग को देखने को रहा है कि एक्सटर्नल मैनिपुलेशन जो है वो चल ही रहा है, राइट, लगातार चीजें देखने को मिल रही है। तो बस यही है कि इंडिया को जो है वो अब मेनली हमारे नेबर्स के साथ और बेहतर बातचीत करनी पड़ेगी, टारगेट सेट करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, राइट, के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जैसे कि आप गलत करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें ये चीज तो बोलनी पड़ेगी अब कि बेटा गलत का साथ नहीं दिया जाएगा, जो गलत करेगा उसकी तो पिटाई होगी भाई। हम मिलिट्री रिटेलिएशन के लिए भी जो है वो पीछे जो है वो हटते नहीं है, राइट। ट्रीटीज तक हम सस्पेंड जो है वो कर देते, जैसे आपको पता है कि कल ही हमने लास्ट लेक्चर में जो है परसों जो है वो डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में, याद आ रहा है कुछ? वही चीज हमें बिम्स्टेक के थ्रू, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, जहां चाइना के प्रोमिसेस अधूरे हैं वहां स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। मतलब जिन कंट्रीज को पता लग गया कि हाँ यार चाइना जो है वो उन कंट्रीज के साथ जो है वो चाल चल रहा है, क्योंकि हमने समझाने की सामने वाले को कोशिश करी, वो समझे ही नहीं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला कि चलो बेटा अब तुम्हें समझ में आ रहा है तो हमसे दोस्ती कर लो, है ना। मतलब चाइना की सच्चाई लोगों के सामने जो है वो दिखाना हमें जरूरी है, और जहां लोगों को पता लग गया, जहां दूसरी कंट्रीज को पता लगा, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। बट यस, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद बातचीत करेंगे। तो हमें भी, जैसे चाइना जो है वो आज की डेट में हमें काउंटर करने के लिए डायलॉग्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वैसे ही हमें भी जो है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, वो भी लगातार, ठीक है। दूसरी कंट्रीज के साथ अफोर्डेबल फाइनेंस पर जो है वो काम करें हम लोग, क्योंकि दूसरी कंट्रीज को फायदा देंगे तभी तो वो, मतलब गिव एंड टेक वाला सिनेरियो है इंटरनेशनल में।
यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये वाला सिनेरियो जो है वो चलता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। तो ये चीज है भाई इंटरनेशनल उसमें सिनेरियो में। और पूरा गेम, और इंटरनेशनली नहीं, लाइफ में भी पूरा गेम इंटरेस्ट का होता है। जहां तुम लोगों के लिए एसेट हो वहां तुम सबसे बेस्ट हो, जहां तुम लोगों के लिए लाइबिलिटी बन गए बेकार हो गए। तो अपने ऊपर काम करो भाई, एसेट बनना जरूरी है। तो बस यही है। तो ज्वाइंट एक्सरसाइज करें हम लोग, टेक्नोलॉजी शेयर करें, डिफेंस डिप्लोमेसी का यूज करें। और ये जरूरी भी है हमें एक नेक्सस तैयार करना, एक ग्रुप तैयार करना, गैंग तैयार करना, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें नुकसान जो है पहुंचा सके, उससे पहले ही हम दूसरी कंट्रीज को जो है वो अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लें। एनीवेज, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये छोटा सी टॉपिक था, इसमें समझने वाली चीज मेनली थी, लिखने वाली चीज इसके अंदर जो है वो कम थी। आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, इंडिया का स्किलिंग इनिशिएटिव के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। एक नई रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसका टाइटल है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप। इसे रिलीज किया गया है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के इंडिपेंडेंट चार्ज जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, राइट। तो ये रिपोर्ट, ये नई हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही, लिखने की जरूरत नहीं है ये रिपोर्ट वगैरह के नाम वगैरह, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो डेवलपमेंट आप किसके द्वारा जो है वो करी है, तो देखो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के ऊपर आधारित है, राइट। और मेन ऑब्जेक्टिव यही कि कंट्री में स्किलिंग इकोसिस्टम कैसा चल रहा है उसकी जानकारी देना, कि भाई कंट्री के अंदर जैसे स्किल इंडिया मिशन चला, हम स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लेकर आए। तो ये बेसिकली रिपोर्ट हमें बताएगी कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, और हमने क्या क्या अचीव कर लिया, बस दैट्स इट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसमें फैक्ट्स लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो आपकी हमारे आज की डेट में हमारा स्टेटस जो है वो क्या है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्या है, उसकी युवाओं की पॉपुलेशन, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन 2047 के बाद पॉपुलेशन एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसको नहीं पता वो ये वाला फैक्ट जरूर लिख लें, ये वाला फैक्ट जो यहां पर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 2047 के बाद, ऐसा लिख लो आप 2047, ये क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ ठीक है, ऐसा जो है वो लिखो आप, जैसे कि आप लिख लो 2047, अरे यार ठीक है, ऐसा आपने जो है वो एक मार्क जो है वो कर लिया। फिर इसके बाद आप जो है वो लिख लेना सिंपली एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो लिख लो एजिंग, ये काम नहीं कर रहा भाई, एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन जो है वो उसके बाद लिख लो। सॉरी ये ढंग से चल नहीं रहा है अभी सॉफ्टवेयर, उस पर ड्राइवर वगैरह डालना पड़ेगा शायद। ठीक है, समझ गए आप। पहले लिख लोगे आप 2047, उसके आगे लिख लो एजिंग पॉपुलेशन। तो आपको यह पता गया है कि हमारी कंट्री के अंदर बुजुर्गों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी 2047 के बाद से। तो भाई अभी जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो इस पे काम कर लेना भाई, है ना। अभी अगर अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर आप जस्ट अभी कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, या फिर कॉलेज से जस्ट अभी जो है वो निकले हो, अभी जॉब का प्रेशर नहीं है, घर पे पैसे कमाई करने का प्रेशर नहीं है, क्योंकि आज से इस एज से 5-10 साल बाद, यानी कि जब अपनी 30s में हो गए ना, तो उस समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पढ़ना नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती पहले ये होगी कि भाई अपन को अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना है, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए एक एज के बाद, एक टाइम के बाद, क्योंकि सोसाइटी बख्शती नहीं है भैया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समय रहते हम चीजें जो है वो कर लें। तो रिपोर्ट यही बता रहा है कि समय रहते भाई इतनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर लें हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि 2047 के बाद बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगेगी, डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बुजुर्ग ज्यादा रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा जो है वो जाएगा, राइट। ट्रीटमेंट्स कॉस्ट वगैरह जो है वो बढ़ेंगी, राइट। और जैसे कि जो जो बुजुर्ग हैं जिनकी कोई पेंशन स्कीम्स वगैरह नहीं, उनको भी तो सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, उनको वेरियस स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, या आप कह सकते हो इंडियन रेवेन्यू पर जो है वो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें जो है वो फोकस करना है किस चीज के ऊपर, समय रहते चीजें अच्छी कर ले हम लोग। तो ये रिपोर्ट बस वही दर्शाएगा, एक रिपोर्ट है तो एक चिंता वाली बात 2047 की बता दी, जिसके नोट्स मैंने आपको लिखवा दिए, सिंपल सी। तो आपको एक फैक्ट पता लग गया, 2047 के बाद से पॉपुलेशन एजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले स्किलिंग को सेंट्रल डेवलपमेंट प्रायोरिटी बनाना जरूरी है, कि लोगों में इतनी स्किल्स है वो डेवलप कर दें कि जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड, आजीविका अच्छे से जो है वो मैनेज कर पाए। क्योंकि देखो
एक बार लोगों में स्किल्स डेवलप होगी, तो जो व्यक्ति है जिसमें स्किल्स डेवलप हुई, जैसे आप हो, आप जो है वो आज की डेट में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, राइट? अब आपका सिलेक्शन होगा, तो आप अपने घर के बच्चों को भी उस तरफ इन्फ्लुएंस करोगे, बोलो हाँ या ना? तो जो स्किल्स आपने अपने अंदर जो है वो डेवलप कर ली कि भाई सिविल सर्विसेज के अंदर क्वालिटी क्या है, कैसे घुसेंगे, क्या क्वालिटी डेवलप करके, तो वही सेम चीज आप डिलीवर करोगे किनको? अपने घर के छोटे बच्चों को। तो यही चीज इस रिपोर्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई पहले अपने आप में स्किल्स जो है वो डेवलप कर लो अभी 2047 तक, जिससे कि चीजें इन फ्यूचर जो है वो बैलेंस हो जाए। बस समझ गया? अब इस रिपोर्ट के अंदर और भी कुछ चीजों के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के हिसाब से 88% वर्कफोर्स लो स्किल जॉब यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 में है। 88% वर्कफोर्स, तो ये बात आप जानती है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाई स्किल रोल्स में सिर्फ 10 से 12% लोग ही बताए जा रहे हैं हाई स्किल वर्कफोर्स में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि हमारी हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल, इन सब कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट? और हाई स्किल जो रोल्स हैं वो इसलिए भी जो है वो कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पास्ट, राइट? पास्ट में अपॉर्चुनिटीज की जो है वो कई बार कमी थी, बट अब उस कमियों को हम लोग पूरा करना है, जैसे एजुकेशन का एक्सेस, इसको बढ़ाने पर हमने जो है वो टारगेट कर दिया है, राइट? इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमने वोकेशनल ट्रेनिंग पर जो है फोकस करना शुरू कर दिया कि लोगों को स्किल्स जो है वो डेवलप करें, जिससे कि स्कूल से निकलते सही थी उनको कहीं ना कहीं जॉब जो है वो मिल जाए। और सिर्फ 9.76% पॉपुलेशन ने सेकेंडरी के बाद की एजुकेशन कंप्लीट की है। 52% लोग सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़े हैं। तो देखो लैक ऑफ एजुकेशन, इसकी वजह से ही ये इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये लिखा हुआ है पूरे आंकड़े जो मैंने भी आपको बताया ना, ये देखो ये आंकड़े। अब ये सब आंकड़े आप लोग के लिए जो है वो काम की नहीं है गाइस, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि आंकड़े थोड़ा ना लिखते हैं, लिखते बस ये है कि दीज आर द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है? हाई स्किल जॉब का रोल जो है वो कम है, लो स्किल वर्कफोर्स जो है वो ज्यादा है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी जो है वो क्या है? हमें लो स्किल वर्कफोर्स भी जो है वो चाहिए, राइट? बट ज्यादा मात्रा में होने का मतलब यह है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अभी भी तेजी से ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएगी, जो कि हाई स्किल वाला व्यक्ति जो है वो ग्रो और डेवलप कर पाएगा, राइट? तो यही चीज है। अब इसमें सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है, जो आपको बताई दी ऑलरेडी, राइट? ठीक है, सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ऐसे काम में लगे हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है, और वो आज की डेट में है ही। आप जानते ही हो कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी कमियां थी कि जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, राइट? तो इसलिए तो हमने चेंजेस जो है वो किए, जिससे कि एकेडमिक और इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन जो है वो हो सके। जो इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार की स्किल्स चाहिए वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो वैसी स्किल्स जो है वो डेवलप करें, तभी तो फायदा जो है वो मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स लो स्किल जॉब्स में काम कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की सिर्फ 4.5% वर्कफोर्स को ही मिल पा रही है, ठीक है? स्किल लेवल 1 की, ये देखो आप ये वाला पॉइंट, स्किल लेवल 1 की एवरेज इनकम जो है वो 98,835 होती है। स्किल लेवल 4 पर ये 3.94 लाख तक होती है। सोच रहे हो आप कि लेवल 1 में जो इनकम है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की, और लेवल 4 की जो इनकम जो है वो 4 लाख रुपए के आसपास की, लेकिन 46% वर्कर्स ही की इनकम 1 लाख से भी कम है। तो यानी कि आधी से ज्यादा जनता जो है हमारे देश की वो लो स्किल वर्कफोर्स पे हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बस ऐसी आंकड़े दिए हुए हैं, बट आपको आंकड़ों पर ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करना है। 5 सेक्टर का 66% वोकेशनल एनरोलमेंट में कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, हेल्थ केयर, वेलनेस, है ना? तो ये जो हम लोग को सेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें 66% वोकेशनल एनरोलमेंट में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन सब सेक्टर्स में स्किल्स की जो है वो जरूरत है। बिहार और आसाम में 95% वर्कफोर्स लो स्किल जॉब्स में है। केरल और चंडीगढ़ में लेवल 3, लेवल 4 स्किल वर्कर्स हाई प्रपोर्शन में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। चैलेंजेस यही है। और देखो एजुकेशन, जो मैंने भी आपको बताया, एजुकेशन सिस्टम को हमें और बेटर करना है। ये लिखा है ना कि उभरती हुई इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्किल वर्कफोर्स जो है वो स्किल्स डेवलप करना
जरूरी है। बस यही चीज है गाइस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बाकी यही है कि वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को मॉडर्न इंडस्ट्री के हिसाब से डिजाइन करना होगा। सिर्फ कोर्स कंप्लीशन से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना होगा कि भाई हमें सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर दिया ये नहीं होना है, हमें ये इंश्योर करना है कि सामने वाले को जॉब मिलनी चाहिए। हाई स्किल्स और लो स्किल स्टेट्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। लो इकोनॉमीज के बेसिस पर कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना होगा, राइट। तो इन सब चीजों पर हम लोग अगर काम करेंगे तो बेहतर तरीके से चीजें हो पाएंगी। चलिए दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट से रिलेटेड टॉपिक है ये। टॉपिक गाइस बेसिकली सुनने वाला टॉपिक है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से वैसे इस टॉपिक को सुनना। अगेन इसमें और कुछ ज्यादा लिखने के लिए नहीं है। एग्रीकल्चरल आउटपुट ट्रेंड्स इन इंडिया 2011-12 से लेकर 2023-24, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये डेटा जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिपोर्ट से लिया गया है। मतलब कुल मिलाकर एनएसओ का एक रिपोर्ट का डेटा हमने लिया है और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है कि 15 सालों में जो है वो एग्रीकल्चर की क्या स्थिति जो है वो रही है, राइट। ये 13-14-15 साल में। तो किसने पब्लिश किया है? एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, राइट। और लिखने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन सी चीज है भाई। स्टैटिस्टिक ऑफिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर ही तो आएगी ना, राइट। तो हर चीज मत लिखा करो। ड्यूरेशन ये रिपोर्ट जो है बताएगी हमें 2011-12 में और 2023-24 में एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, राइट। क्रॉप्स को, फसलों को जो है वो इन्होंने मतलब इन सब चीजों पर टारगेट जो है वो किया है। क्रॉप्स के ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर, राइट, पशुपालन के ऊपर। लिखने की जरूरत नहीं है ना, जब बोलूंगा लिखने के लिए तब जो है वो लिखना, राइट। फिर इसके अलावा फॉरेस्ट्री, फिशरीज, तो ये क्या चल रहा है, यानी कि इनकी स्थिति जो है वो किस प्रकार से डेवलप हुई है, तो ये पूरी चीज हम लोग को जो है वो बताएगा। तो अब देखो इन्होंने जो है वो कुछ चीजों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि 1502,000 करोड़ रुपीस से लेकर 4878,000 करोड़ रुपीस तक हमने ग्रोथ करी है। यानी कि लगभग इन 13-14 साल में 225% की एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई है। वो ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को, राइट, ये जरूरी नहीं है। और सीरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसमें ग्रोथ 52.5% की हम लोग को देखने को मिली। ये थोड़े ऐसे आंकड़े जो है वो नहीं पूछते हैं, बट हाँ ये चीज जरूरी है कि हाँ भाई इतने, एक रिपोर्ट जो है वो आई है जिसके थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारी इन सब सेक्टर्स में, चाहे वो लाइव स्टॉक पशुपालन का सेक्टर हो, चाहे वो फिशरीज का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, क्रॉप्स का हो, तो उन सब में, फॉरेस्ट्री का, सब में हमने जो है अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखी हुई है, ठीक है। इसको इसको याद नहीं रखना, बस अब बेसिक्स ही है। और हमारा ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी बताइए कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना था, उसके लिए हमने जो है वो काम किया, राइट। 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने से रिलेटेड याद है टारगेट लेकर आए थे हम लोग। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार टारगेट जो है वो चल रहे हैं। किसानों तक फॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू जो है वो पैसा मिल सके, उस पर हमने काम किया। हमने सब्सिडीज प्रोवाइड जो है वो कराई किसानों को, राइट, जिससे कि और बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो उनका हो सके। बस उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट बस यही बता रही है कि अच्छा खासा हर एक सेक्टर। अब देखो मछली पालन, फिशरी सेक्टर की अगर हम जो है वो बात करें, है ना, तो ब्लू रेवोल्यूशन पर हमने जो है बहुत काम किया, तो उसी का रिजल्ट ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो ये जो टॉपिक है कोल्हापुरी चप्पल और उनके जीआई स्टेटस से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही दो, ट्राई करो देने की। कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, ये देखो इसका स्टेटमेंट। जो कोल्हापुरी चप्पल जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना, हाथों से जो है बनाई जाती है, और ये बेसिकली वेजिटेबल टैंड बफेलो की स्किन से जो है बनाई जाती है, भैंस की खाल से निकाल कर जो है वो बनाई जाती है, राइट। और ये सिंथेटिक लेदर का उपयोग जो है वो नहीं करते, ना कीलों का उपयोग करते हैं, राइट, ना किसी चिपकाने वाले पदार्थ का उपयोग भी जो है वो नहीं किया जाता। स्टेटमेंट 2, इसका जीआई टैग जो है वो किसके पास है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास है, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान में रखना। कोल्हापुरी चप्पल पहनी होगी ना आपने, उसका जीआई टैग महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों के पास है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दो चीज बस कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड लिख लो। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक की है।
और भैंस की खाल से जो है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, लिख लो टाइटल, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लिखिए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन्होंने जो है वो कहा है कि 2019 पे जो बैन जो है वो लगाया गया था कि पाकिस्तान से आने वाले सामान जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आएंगे, राइट, डायरेक्ट रूट्स के थ्रू। तो उसको फिर से जो है वो लागू कर दिया है। बस ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से आने वाले सामान जो है, पाकिस्तान में जो सामान बनता है उसको हम लोग जो है वो नहीं लेंगे। नहीं, नहीं, पाकिस्तान कई बार ऐसा भी करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने दुबई भेज दिया, जैसे यहां पर देखोगे आप, ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान ने जैसे यूएई भेज दिया, थर्ड कंट्रीज पे जो है वो सामान भेजा और वहां से फिर इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उस पर भी जो है वो रोक लगाने पर फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो बस यही है, मतलब पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने वाले सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने से रिलेटेड ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो एंटर होगा वो प्रोडक्ट्स, तो कस्टम्स वाले उसको जो है वो देखेंगे। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये पूरा मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बस दैट्स इट, ठीक है। एंड ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका जो है आंसर देने की। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मतलब अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, मतलब ये पुराने जो टॉपिक्स जो हमारे छूट गए थे ये वाले हैं। अब मैं आपको आज के टॉपिक्स की तरफ जो है वो लेकर आगे बढ़ता हूँ। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं आज के हम लोग जो है वो पीडीएफ को। और आप में से जो भी स्टूडेंट अगर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की, और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी होती है। और मैं आप लोग के कमेंट्स भी जो है वो अभी देख लेता हूँ। और अभी तक मेरे ख्याल से इतना लेक्चर आपने जो है वो सुन लिया है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो टॉपिक्स जो है वो कवर अप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपने साथ पेन और पेपर लेके आपको बैठना रहता है कि जो भी चीज़ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वो आपको लिखना है। तो चलो, वेरी गुड यार, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को ये वाला नया इनिशिएटिव जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, राइट, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है वो ये हुई है कि मैंने भी एक सेटअप जो है वो किया है जिसके थ्रू मैं भी आपको जो है वो दिखता रहूँ। तो उससे जो है वो क्या रहेगा कि एटलीस्ट एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ेगा। मुझे काफ़ी समय से काफ़ी स्टूडेंट जो है बोल भी रहे थे इस चीज़ के बारे में, राइट, क्योंकि क्या होता है कि उससे फिर ऐसा लगता है कि एक इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है, राइट, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो वो और थोड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ वॉइस में आई नो कि आप वॉइस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट ये थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो रहेगा। तो दैट्स वाई ये चीज हमने जो है वो शुरू करी है, और भी धीरे धीरे करके और इनिशिएटिव्स भी आएंगे। प्रणव ने लिखा हुआ है कि प्रणव क्लास का टाइमिंग, तो क्लास का टाइमिंग होता है मंडे टू सैटरडे 1 बजे, दिन में 1 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। थैंक यू आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा, थैंक यू थैंक यू। मतलब चलो बढ़िया, अच्छा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और क्या चाहिए। दीपशिखा के आंसर आए हैं, आयुषी सिंह के आंसर हैं, चलो बढ़िया। गोल्डी एलेक्स के आंसर है। अच्छा, आपने लिखा है कि ये राइट साइड जो है नहीं, ये वो एक्चुअली लेफ्ट साइड जो है कर देना, अभी तो आपको राइट साइड दिख रहा होगा ये। यार अभी कंपनी ने गाइडलाइन तो मुझे यहीं की जो है वो दे रखी है, देखता हूँ, पूछता हूँ कंपनी से, राइट। बाकी आपको तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है उस पर फोकस नहीं करना, आपको मेरे ऊपर फोकस करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज के ऊपर, और जो मैं आपको नोट करवाऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है, राइट। आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान जो है वो देना है, मेन फोकस आपका वो होना चाहिए। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिकली टॉपिक को। एक सेकेंड, हाँ हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो हम जो बात करने वाले हैं ये एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के एनवायरमेंट और लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट रिफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, खासकर वेस्टर्न घाट्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स से एसोसिएटेड ये बेसिकली टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, वेस्टर्न घाट की
कंजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा एक मिनट, वेस्टर्न घाट्स की कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न घाट के संरक्षण से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो एक लीडिंग इकोलॉजिस्ट ने वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन पॉलिसी में एक रेडिकल शिफ्ट की मांग की है। उन्होंने स्टेट लेड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को हटाकर कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस लाने की बात करी। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिस्ट हैं, एक बड़े महान व्यक्ति हैं इकोलॉजी की फील्ड में, पर्यावरणवादी हैं। तो इनका कहना यह है कि भैया देखो, फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो हमें फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह जो है वो नजर आते हैं जंगल के अंदर, पता है ना आपको भाई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी आपका एग्जामिनेशन है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो जनरली वो कौन लोग होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा होता है, राइट, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो अब ये इकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया देखो, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व ज्यादा मत करो, वहां के जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आप इन्वॉल्व करो जंगल को बचाने के लिए। तो इनका कहना ये है, इनने बोला कि आप ब्यूरोक्रेसी स्टेट लेड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की जगह आप कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस लेकर आओ, कि ऐसा शासन करो जहां पर वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। तो सवाल यह है कि क्या कम्युनिटी लेड मॉडल ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, जंगल को संरक्षित रखने के लिए? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एफएसआई अपने काम में असफल रहे हैं? मतलब कुल मिलाकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने काम में क्या असफल रहे हैं? ये बड़े क्वेश्चन जो है वो दो उठकर जो है वो आते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपकी पॉलिसीज जो है वो सही बन नहीं रही है। तो देखो दोनों ही बातें गाइस, अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या दोगे? इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि भैया एक इकोलॉजिस्ट है, उनकी डिमांड ये है कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दो, उसकी जगह कम्युनिटी को रख लो गवर्नेंस के लिए, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? अब इस केस में मैं आपको बता दूं, अगर आप बोलोगे कि नहीं कम्युनिटी इज मोर इफेक्टिव, तो ये सवाल उठ जाएगा कि फिर आप क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी सिविल सर्विसेज की। हाँ, तो आपको ये चीज मेंशन करनी है कि इट शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन बोथ। बट यस, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज में हमेशा सिविल सर्वेंट्स होना जरूरी है, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड। अच्छा, क्या नॉर्मल कम्युनिटी को ट्रेन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बट सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो मेरिट के आधार पर निकल कर आते हैं, राइट। अब कम्युनिटी है, कम्युनिटी में भी हम एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, यस, कि भाई जिसके अंदर वो स्किल्स है फॉरेस्ट को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करने की, मैनेज करने की, वो सामने आए, उनको हम चूज कर सकते हैं। बट जो मेन स्ट्रीम जो ये चीज है, एक डिपार्टमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, तो उसको एकदम से हटाना इज नॉट द राइट ऑप्शन। आप कम्युनिटी इन्वॉल्व करो, कम्युनिटी सपोर्ट करे, बट रिप्लेस कर देना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, आप देखो अगर ऊपर वाली लाइन को जो है पढ़ो बहुत ध्यान से, तो क्लियरली क्या लिखा है इन्होंने बोला कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस इन प्लेस ऑफ स्टेट लेड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। मतलब ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से हटा दो, उसकी जगह सिर्फ समुदाय को जो है वहां पर रखो जो शासन कर सके वहां की। हटाना इज नॉट द ऑप्शन। अगर आप बोल दो, कोई बोल दे कि यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हटा दो, उसकी जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन आदमी है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, उसको रख लो, तो इज इट गुड? नो। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के थ्रू जो है वो आता है। आप जो आज की डेट में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर रहे हो कि आगे चल के जो है आपको किस तरीके से डील करनी है चीजें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि जब अपना आप आंसर बोलो या आंसर दो या लिखो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो सिस्टम होना चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, बिकॉज सिस्टम रूल्स रेगुलेशन के आधार पर चलता है। आप कम्युनिटी को वहां पर जो मेंशन करोगे, करो, वहां के सदस्य भी लो, यानी कि आप एक काम करो ना, कमिटी बनाई जा सकती है, कमीशन बनाया जा सकता है, काउंसिल बनाई जा सकती है, जिसमें वहां पे लोकलाइट लोगों को भी जो है वो शामिल करो। बट हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करना इज नॉट द गुड ऑप्शन। और ये तो आपको तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, क्योंकि आप खुद सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो इन फ्यूचर। आप अगर ये चीज जो है वो कह दोगे तो बस हो गया भैया काम। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? बस यही बस एक टॉपिक था जिसके बारे में न्यूज में जो आया था।
अब मेन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट इंडिया के 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीएस में आपके लिखवा दिया जाता है। दुनिया के 8 हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। यहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इनका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। ये अक्सर एग्जामिनेशन में कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, प्री कैम्ब्रियन एरा, राइट, कि वेस्टर्न घाट यहां पर हुए थे वॉल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक एक्टिविटी से, राइट, फोल्डिंग के कारण नहीं हुए थे, ठीक है, अक्सर ये वाले क्वेश्चन जो है वो आता है। ये प्री कैम्ब्रियन एरा में जो है वो हुए थे, और फोल्डिंग के कारण नहीं, ये फोल्ड के कारण जो है वो नहीं बने, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बने वेस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटू वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, डेक्कन ट्रैप, ये देखो आई गया। ये पूरा जो बना है वो कैसे जो है बना है, कौन से रॉक से यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है? बताओ आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि लावा जब ठंडा होता है तो वो कौन सा रॉक में फॉर्म होता है? रॉक फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है भाई। जीएस, अपने जीएस स्ट्रॉन्ग बनाइए, एक बार जो है वो जीएस की पूरी क्लास करिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए अच्छे से। उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। ये जो नंबर यहां पर लिखे हुए ना, दिख रहा है आपको ऊपर लाइन से, ये ऊपर ऊपर दिख रहे होंगे, इस पर कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? अब कुछ और चीजें के बारे में यहां पर देखो, ये बता दें मेजर इश्यूज क्या है वेस्टर्न घाट में, किन किन चीजों के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आउटडेटेड है, मिसलीडिंग डेटा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उत्तर कन्नड़ में बैम्बू स्टॉक का एस्टीमेट जानबूझकर जो है वो बढ़ा दिया गया था, मतलब जितना नहीं था उससे ज्यादा जो है वो लिख दिया गया, तो यानी कि गलत डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन भी हम लोग को जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कोझिकोड केरल की, यहाँ पे मरकुरी पॉल्यूशन हुआ चलियार नदी में, है ना, तो इंडस्ट्रीज के कारण भी यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। वेनाड के 10,000 हेक्टेयर बैम्बू फॉरेस्ट खत्म कर दिए गए, क्योंकि बैम्बू जो है वो ₹1 पर टन पे इंडस्ट्रीज को दिए गए, जबकि मार्केट प्राइस उसकी 1400 रुपए थी। सोचिए आप, ये बी वाला पॉइंट पढ़िए, देखो आप। तो इंडस्ट्रीज ने इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन किया, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जनरल आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मिसयूज जो है वो हुआ है। आज के लिए आपका टास्क ये लिख लो, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे रिलेटेड आता रहता है ये टॉपिक न्यूज में, मैं पढ़ा भी चुका हूं, और आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जो है पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस कानून के तहत आदिवासी और जो जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटी है ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है वो नहीं मिले हैं, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। फिर इसके अलावा मोनोकल्चर प्लांटेशन, यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलियन एकासिया, ऐसे पेस्टिसाइड हैवी प्लांटेशन ने बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया। यानी कि आप लोगों ने जानबूझकर ऐसे प्लांट्स यहां पर जो है वो उगाए वेस्टर्न घाट्स में, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और उसके कारण से यहाँ का जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो खराब हुई है। फिर तेंदुपत्ता के लिए फॉरेस्ट में जानबूझकर आग लगा दी जाती है, स्पेशली गढ़चिरौली जैसे ट्राइबल एरियाज में, राइट। तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिली कि हार्मफुल फायर प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। 1970 के समय पर सैटेलाइट इमेजरी जो है वो एनआरएससी में जो देखने को मिली, उसमें बताया गया कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो है वो मात्र 15% ही है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 23% क्लेम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जानबूझकर जो है वो गलत डेटा जो है वो देता है। तो देखो, उसके लिए तो हमें मेनली टारगेट जो है वो करना है किस चीज के ऊपर? अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। एकदम से डिपार्टमेंट को ही हटा देना इट्स नॉट गुड, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो रख दो, और इस अकाउंटेबिलिटी के लिए आप कम्युनिटी लेड गवर्नेंस कर सकते हो। भाई जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से कोई लीडर आए जो ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल बनाए, और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जिससे कि और बेहतर डेमोक्रेसी जो है वो इस क्षेत्र में की जाएगी। और यही तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी है। पीसा पढ़िएगा, पीसा, PESA, PESA, इस टॉपिक को जो है पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पंचायत को जो है वो शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करने का टॉपिक है। ये भी कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया से एसोसिएटेड, गुड गवर्नेंस के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए। अब कुछ पॉइंट लिखने वाला है, वो लिखना है अभी आपको। पहला जो है वो लिख लो, गाडगिल पैनल 2011। ये पैनल लिखा हुआ ना, इसके आगे लिखना गाडगिल, GADGIL, गाडगिल पैनल 2011। यहां पर दिया नहीं है पूरा, बट आप सिर्फ लिख लो गाडगिल पैनल 2011।
इसमें लिखो आप, इसके रिकमेंडेशन जो है वो ये थे, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जोनिंग। गार्डियल पैनल 2011 ने बोला कि भाई आप ऐसे जोन जो है वो बनाओ जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ऐसे क्षेत्र जो है वो तैयार करो जो पारिस्थितिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्र। ये गार्डियल ने अपनी रिपोर्ट में बोला। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि पूरी तरह से सीआरएफ को इंप्लीमेंट करो, पूरी तरह से सीआरएफ, सीआरएफ समझ गया ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, इनको पूरी तरह से वो करो, इंप्लीमेंट करो। गवर्नेंस होना चाहिए वो ग्राम सभा बेस्ड होना चाहिए। तो ये गार्डियल कमेटी के 3 रिकमेंडेशन थे, ये लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कस्तूरी रंजन कमेटी लिखो आप, कस्तूरी रंजन कमेटी 2013, और इसमें स्टार मार्क कर दो। और इसमें नीचे जो है वो इस प्रकार से लिखना, आपने एक कस्तूरी रंजन जो है वो कमेटी लिख लिया, इसी के नीचे जो है वो आप ऐसे ऐसे इस तरीके से जो लिखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, ये आपने एरो जो है बना लिया ना। अब आप जो है वो इसके नीचे जो है वो किस तरीके से वो लिखोगे, कस्तूरी रंजन के अंदर पहला जो है वो लिखो डेवलपमेंट, जैसे एक जगह पे आपने जो है वो लिख दिया डेवलपमेंट, और उसके आगे जो है वो प्लस का साइन जो है वो बनाकर लिख दो इकोलॉजी बैलेंस। यानी कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, आप ग्रोथ भी कर रहे हो उस क्षेत्र में, डेवलप भी कर रहे हो उस क्षेत्र को, और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे हो, इकोलॉजी को भी ध्यान में रख रहे हो। बैलेंस, डेवलपमेंट प्लस इकोलॉजी का बैलेंस, डेवलपमेंट इकोलॉजी बैलेंस। सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा यार इसका, ये काम नहीं कर रहा अपना पेन। ठीक है, अब कस्तूरी रंजन ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ईएसए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को रिड्यूस किया है। इस तरीके से नोट्स बना लो। अब जैसे मैं हूं, मुझे पता है ईएसए का फुल फॉर्म क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। आज जिनको नहीं पता वो पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, जिनको पता है कि ईएसए क्या है तो आप सिर्फ ईएसए लिख दो, उसके आगे रिड्यूस वाला साइन, ये वाला साइन बना देना है, हो गया आपके नोट्स। हमेशा आप ट्राई करो कि नोट्स होने चाहिए वो आपके बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म में होने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए। अब आपने ये वाला फॉर्म, ये वाला वो बना दिया, जैसे कि ये, इससे हमें क्लियर हो गया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है वो उसको रिड्यूस करने की बात करी है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्यों रिड्यूस जो है वो करने की बात करी, क्योंकि अननेसेसरली आप जो है वो क्या कर रहे थे, इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक दिया था। तो कस्तूरी रंजन ने बोला कि नहीं भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, है ना। इस चीज पर इन्होंने जो है वो मेनली टारगेट किया था कस्तूरी रंजन भाई ने। ठीक है, अब महाराष्ट्र के जो हम लोग को ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है ना, कहा गया, ये एग्जाम्पल देखो आप, ये महाराष्ट्र का जो पंचगांव जो हम लोग को देखने को मिला है, इन्होंने कम्युनिटी राइट्स फॉरेस्ट का उपयोग करके रेवेन्यू जनरेट किया, फॉरेस्ट फायर्स कम करी, और 30 हेक्टेयर को सैक्रेड ग्रूव जो है वो बनाया। क्या मुझे बता सकते हो सैक्रेड ग्रूव क्या होता है? ऐसे कुछ बगीचे जहां पर पूजा की जाती है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर केरल वर्सेस बीएसएस मॉडल वन संरक्षण समिति, ये भी सक्सेसफुल रहा, राइट। फिर इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, गूगल अर्थ, भुवन, ऐसे टूल से मॉनिटरिंग इंप्रूव जो है वो की जा रही है, राइट, और बेहतर बनाने के लिए। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के आसपास हार्मफुल इंडस्ट्रीज को जो है वो दूर किया जाए। वियनाड ट्राइबल कोऑपरेटिव्स ने वाइल्ड हनी और ऑर्गेनिक हल्दी इंटरनेशनल मार्केट में सेल की है, वो भी एक सक्सेसफुल वो बना है एग्जाम्पल, राइट। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं थी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन फोकस रखा करो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के ऊपर। चलिए आइए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बेसिकली जीएसटी। अरे यार, जीएसटी तो बहुत मतलब एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिलता है जो प्रैक्टिकल टर्म्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, राइट। तो यही चैलेंजेस आज की डेट में व्यापारी जो है वो फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने भी जब रजिस्टर किया था जीएसटी के लिए, अभी तो मैंने विड्रॉ जो है वो कर दिया, राइट। बड़ी दिक्कतें होती थी, हर मतलब महीने जो है वो आपको जीएसटी फाइल करना है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है प्रॉपर तरीके से, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। और उसमें फिर खर्चा भी अननेसेसरी जो है वो होता था, राइट। सीए का जो है वो खर्चा हुआ, जो जीएसटी बुक्स मेंटेन करते हैं उनके लिए फिर एक अलग व्यक्ति को जो है वो रखो, तो बहुत झंझट है जीएसटी के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, पता है। कायदे में सरकार को जो है वो व्यापारियों को, जैसे जब जो लोग जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हैं
तो कायदा ये होना चाहिए कि सरकार को जो है वो व्यापारियों को एक टूल दे देना चाहिए कि जहां पर जो है वो उनके प्रोडक्ट्स पूरे वो मेंशन कर सके ऑनलाइन, और फिर यानी जो भी व्यापारी जो भी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पर वो चीज उस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, और इन वन क्लिक वही सॉफ्टवेयर बिल जनरेट करे, वही सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स अपने पास जो है वो बुलवा ले। तो देखो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। बट आज की डेट में बताओ आपको क्या होता है, एक एक्सेल शीट पर पूरा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जैसे मैं हूँ ट्रेडर हूँ भाई, मुझे जो है वो कोई चीज जो है वो बेचनी है, राइट, सेल आउट करनी है, कोई सर्विस जो है प्रोवाइड करानी है मार्केट में, जिसके लिए मुझे जीएसटी जो है वो सरकार को फाइल करना है। तो मुझे एक सीए जो है वो अपने पास जो है वो रखना पड़ेगा, और हर महीने फाइल होती है, हर महीने और हर 3 महीने, दो ऑप्शन होते हैं, राइट। मेरा हर महीने वाला था, तो उस हर महीने उसकी अलग फीस जाए, मुझे पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रखवाने के लिए पूरी सर्विसेज का एक बंदे को रखना पड़े, वो पूरा कैलकुलेट करे। हालांकि उन्होंने मुझे एक्सेल का सॉफ्टवेयर दे दिया था, बट यहाँ पर सरकार को प्रोवाइड कराना चाहिए। जिस समय आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो सरकार अगर ऑनलाइन एक टूल प्रोवाइड करा दे कि लो भाई आप ट्रेडर हो, ये टूल है, ये सॉफ्टवेयर है, जैसी आपकी कोई भी बिक्री जो है होती है सॉफ्टवेयर में डालो, ये सॉफ्टवेयर खुद कस्टमर के लिए बिल जनरेट करके देगा, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर बिल जाएगा, एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी उसके ईमेल पर भी जा सकता है, ये ऑप्शन भी दे दो। कितना इजी है, उसकी भले ही फीस चार्ज कर लो आप भाई, जो जो भी फीस है वो आप चार्ज कर लो, और सीए के थ्रू ऑथेंटिकेट करवा लो, राइट। यानी कि जो ट्रेडर है वो सीए के थ्रू ऑथेंटिकेट कर दे कि हाँ भाई ये उसका सी है, उसको जो रजिस्टर्ड सी है वो वहां पर अपना ऐड कर दे, ऐसा ऑप्शन हो। तो सोचो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, और जो फर्जी वाला जो चलता है ना वो कितना रुक जाएगा, और सभी ट्रेडर के पास एक जैसा बिलिंग प्लेटफॉर्म, तो चोरी का सवाल ही नहीं उठता। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं मिलेगी, ना कहीं किसी और आर्टिकल में आपको मिलेगी। दिस कम्स आफ्टर रीडिंग मेनी आर्टिकल्स। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद फिर ये दिमाग आता है कि हाँ यार ऐसी चीज भी होनी चाहिए। एंड दिस इज द इनोवेटिव माइंडसेट जो सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड करती है, क्योंकि भाई उनको चाहिए सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन कौन दोगे, आप लोग दोगे। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आगे चल के आप वो सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराओगे, तो सरकार को चाहिए ना आपसे इनोवेटिव सॉल्यूशन। और मेंस का आंसर देखो, सब तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, सब जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बट उन सब में से भी कुछ ही लोग का सिलेक्शन क्यों होता है, बिकॉज देयर कॉपीज, बिकॉज ऑफ देयर कॉपीज, उनकी आंसर शीट्स की वजह से दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उनकी आंसर शीट में कुछ स्पेशल है, कुछ इनोवेटिव है। तो ऐसे ही अपने आंसर्स को बनाओ, और ये बनेंगे कब, रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू, जब आप एक इनोवेटिव माइंडसेट की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। वो हो जाएगा धीरे धीरे करके, जस्ट फॉलो माय लेक्चर्स, हो जाएगा। चलो, तो मैं आपको जो है वो क्या बता रहा था, जीएसटी के टॉपिक। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 8 साल बाद भी जो मेजर चैलेंजेस बने हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोलियम और अल्कोहल का जीएसटी के दायरे के बाहर रहना। क्यों अल्कोहल और पेट्रोलियम को जीएसटी के बाहर रखा है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट बॉक्स पे। सबसे बड़ी कमाई एक्साइज की, गवर्नमेंट के पास जो जाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जीएसटी अगर आज लागू हो जाएगा लिकर में या इसमें पेट्रोलियम में, तो सभी स्टेट जो है उनको इक्वल बेनिफिट जो है वो मिलने लगेंगे, राइट। बट लिकर बेचकर, अल्कोहल बेचकर बहुत ज्यादा कमाई होती है स्टेट गवर्नमेंट की, पता है आपको, एक्साइज से, एक्साइज ड्यूटी बहुत अच्छी कमाई जो है वो देती है, और वो रेवेन्यू जो है वो शेयर हो जाएगा जीएसटी के बाद। जो रेवेन्यू पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट खाती थी, उसमें वो शेयर जो है वो चला जाएगा, अच्छा मोटा शेयर जो है वो चला जाएगा सेंटर के पास, और वो स्टेट चाह नहीं रही है, इसीलिए वो पेट्रोलियम और इसमें अल्कोहल में जीएसटी नहीं लेकर आई। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, जिसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो जीएसटी सिस्टम को 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, और जीएसटी के तो ब्रेन चाइल्ड जो है वो अरुण जेटली साहब जो है वो माने जाते हैं। उन्हीं का ये बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट था, उनका भी था। इवन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका भी ये इन्वॉल्वमेंट था इस चीज में काफी। उन्होंने बहुत पहले, क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, लोग जो है बोलते हैं अरे यार ये तो चुप रहने वाला प्राइम मिनिस्टर था। नहीं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे भाई, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत टैलेंटेड। कभी
पढ़ना, किसी के बारे में एकदम से जस्टिफिकेशन मत दिया करो, जजमेंटल मत बनो, मतलब जजमेंटल जो है मत बनो। कभी भी किसी की पर्सनालिटी को अगर आपको एनालाइज जो है वो करना है तो एक झटके में मत करो, राइट? क्योंकि कॉमन मैन का काम होता है ये। आप ब्यूरोक्रेट हो, आप पहले बात करोगे, समझोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन जो है वो दोगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल अब तक जीएसटी कवरेज में नहीं है, और जिससे यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का पर्पस इंपैक्ट हो रहा है। यानी कि हमने बोला कि भाई एक ऐसा टैक्स जो है वो होना चाहिए जो सिंगल हो। अब आप उसमें पेट्रोलियम और जीएसटी को नहीं शामिल, सॉरी पेट्रोलियम और अल्कोहल को नहीं शामिल किए हो तो उसका पर्पस ही पूरा नहीं हुआ अभी तक, इतने साल होगा उसके बावजूद। बस यही चीज बताने की इस आर्टिकल में कोशिश की गई है। तो जीएसटी क्या है गाइस, व्हाट इज जीएसटी लिखना नहीं, क्योंकि ये चीज आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से लिखवा दी जाएगी, वो इकोनॉमिक्स के नोट से आपके सुन लो बस। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो 17 अलग अलग टैक्सेस और 13 सेस को कंबाइन करता है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, इसमें सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, राइट? आईजीएसटी सुना आपने? आईजीएसटी किसको रहे वो कहते हो? आईजीएसटी कमेंट बॉक्स पे रहे वो लिख कर बताओ। इंटीग्रेटेड, सेंटर स्टेट दोनों का। इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक सीमलेस क्रेडिट चेन जो है वो प्रोवाइड जो है वो कराता है, जिससे जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल जो है वो किया जाता है। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट और ऑटोमेशन के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट जो है वो हुआ है, कह रहे हैं, बट एक्चुअल में इनको जो है वो और अच्छे सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। अब देखो, जो मेन काम की चीज है ना, ये चीज लिख लो आप, ये वाला पूरे पॉइंट्स, ये पूरे पॉइंट एज इट इज जो है वो लिख लो। 2017 में जीएसटी लॉन्च होता है, 2018 में ई वे बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 2019 में आधार ऑथेंटिकेशन किया गया और रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न को सिंप्लीफाई किया गया। 2020 में जो है वो कोविड के कारण स्थिति खराब हुई, ई इनवॉइसिंग जो है वो की गई लार्ज कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। 2021-22 में ऑटोमेशन जो है वो आईजीएसटी रिफंड का जो है वो हुआ आइस गेट पोर्टल के थ्रू। फिर एमएसएमई कंप्लाइंसेस को रिलैक्स किया गया, जिससे कि और एमएसएमई जो है वो जीएसटी के दायरे में जो है वो लाई जा सके। आईटीसी रूल्स जो है वो टाइट किए गए, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले रूल्स, जिससे रिटर्न्स वगैरह फाइल किए जाते हैं। जीएसटी 2.0 जो है वो प्रपोज है वो किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजी को ही अपग्रेड जो है वो और करेंगे, बेहतर बनाएंगे, रेट्स को भी थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 8 साल अचीवमेंट जो है वो क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जीएसटी के दायरे में जो है वो आ गए हैं, ये सब अचीवमेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इश्यूज हैं, ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पेट्रोलियम अल्कोहल, ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाता है, पता है आपको? इस चीज के कारण अगर कोई अल्कोहल को जो है वो सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट, या पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, तो उसमें ये लोग जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं या एविएशन सेक्टर वाले जो लोग हैं जो अल्कोहल और इसको ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं, तो उनको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जीएसटी के दायरे में ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ड्यूअल टैक्स बर्डन जो है वो क्रिएट हो जाता है कि उनको जीएसटी भी जो है भरना है, एक्साइज भी जो है भरनी है, दो चीजें हो जाती हैं। अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर्विस के लिए जीएसटी, बट जो माल जो है उसको अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर उनको एक्साइज जो है वो देना पड़ेगा, उसका उनका कटेगा ना, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो नहीं मिलता है, रिटर्न जो है वो नहीं हो पाता है उनका, ड्यूअल टैक्स का बर्डन हो जाता है। वैट, एक्साइज, जीएसटी, राइट, कंप्लायंस को टफ बना देता है। आर्टिकल 366(12)A इसके अकॉर्डिंग अल्कोहल जीएसटी के बाहर है, एंट्री 54 स्टेट लिस्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वैट के दायरे में है, और जब तक जीएसटी काउंसिल डिसीजन नहीं लेती, ये चीज जो है उन्होंने कही हुई है, जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे लोग, इनको बहुत बेनिफिट जो है वो मिलता है स्टेट को। पेट्रोलियम और अल्कोहल से स्टेट को पता है 25 से 30% तक रेवेन्यू जनरेट होता है, 25 to 30% रेवेन्यू। और अगर ये जीएसटी में आ जाए तो रेवेन्यू शेयरिंग जो होगी वो स्टेट को पसंद नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं, रिफंड डिले जो है वो हो जाता है कई बार जीएसटी ऑफिसर के अंडर, और 90 डेज तक डिले हो सकता है। तो एक व्यापारी के लिए 90 डेज तक पैसा ना आना, पैसा अटक जाना कहीं पर, वो कितनी बड़ी समस्या है, सोचिए आप। कस्टम्स और जीएसटी सिस्टम के मिसमैच के कारण रिफंड जो है वो स्मूथ नहीं है,
एमएसएमई को टेक्निकल ग्लिचेस और फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस से परेशानी होती है, आप बार बार जो रेट चेंज कर देते हो, तो उससे भी जो है वो कई बार परेशानियां जो है फेस करनी पड़ती है एमएसएमई को। ठीक है, तो फेज वाइज जो है वो आप धीरे धीरे करके जीएसटी के दायरे में लेकर आए चीजें, जैसे कि फ्यूल्स है, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स है, जैसे कि नेचुरल गैस हुआ, एटीएफ हुआ है, ये एविएशन वाला टरबाइन फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, उसकी बात हो रही है। तो आप जो है वो उसको धीरे धीरे करके जीएसटी के अंदर जो है वो लाओ, राइट, फेज वाइज। ठीक है, और जिससे कि बिजनेसेस जो है उनको आईटीसी का बेनिफिट तो मिल सके, स्टार्टिंग तो हो सके, बेनिफिट मिलने की। फिर जो भी वैट और एक्साइज कलेक्शन होता है उसके बराबर स्लैब्स जो है वो बनाए जाए, है ना। तो इन सब चीजों पर काम करना जरूरी है। देखो, कंपनसेशन फंड, टेम्पररी सेंटर फंडेड मैकेनिज्म जो है वो लाया जाए, जिससे कि जो भी नुकसान स्टेट फेस कर रही है जीएसटी के कारण, उनको जो है वो, मतलब पेट्रोलियम और अल्कोहल को शामिल करने के बाद जो नुकसान फेस करेंगे उनके लिए एक अलग से फंड बना दो, कि उन स्टेट्स को वो प्रोवाइड कराओ कुछ सालों तक, जब तक चीजें स्मूथ नहीं हो जाती। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, टॉपिक जो है वो समझने वाला बस टॉपिक था आप लोगों के लिए। चलो, लेक्चर जो है मेरे ख्याल से 1 घंटे 5 मिनट का हो गया है, तो अभी ये दो कुछ टॉपिक्स हैं वो कल वाले लेक्चर में हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। वो भी सिर्फ सुनने वाले जो है वो टॉपिक है। ये रिफॉर्मिंग बायोमास सेक्टर वाला एक टॉपिक हम लोग को देखने को रहा है, कि बायोमास सेक्टर में जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो लाए जाए, ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, राइट। जीआई टैग वगैरह से एसोसिएटेड ये टॉपिक भी है, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है वो लॉन्च किया एक टास्क फोर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडिया एनर्जी स्टैक का, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा समझने वाला था। ठीक है, ये लिख लो आप, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो है ऑपरेट करती है, ना कि एग्रीकल्चर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये रहती है, लिख लेना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बोर्ड का हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, ये भी लिख लेना। तेलंगाना मेजर हल्दी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जीआई टैग हल्दी जो है प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बस ये चीज लिख लो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, बिहार का मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग इनिशिएटिव, मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? सीडैक ने, लिख लेना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा, सीडैक के द्वारा जो है वो बिहार का मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया बिहार का। ठीक है, सीडैक के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो कर रहा है सिस्टम, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि बेटर वोट जो है वो टारगेट किए जा सके, बस दैट्स इट। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी इसके अंदर शामिल करने की इन्होंने बात करी है। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है गाइस, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने की। और ये जो आपको दिए गए यहाँ पर, इस तरफ दिखेगा, नहीं नहीं ऐसे करना पड़ेगा, ओके, उल्टा तो इस तरफ दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्या एक्चुअली बड़ा इसलिए नहीं रहा हूँ, 3 टॉपिक्स जो थे अभी मैं चाहता तो अभी इसको जो है वो कवर करवा देता। अभी क्या मुझे भी डाउट है, क्योंकि मैंने अभी एक वो चेंज किया है स्क्रीन, तो पॉसिबिलिटी की सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है। और मुझे प्लीज 1-2 दिन तक आप जरूर बताना कि सेशन जो है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का ग्लिच तो नहीं आ रहा कहीं पर। कहीं पर ग्लिच आए तो वो मार्क कर देना कि यहाँ पर कोई ग्लिच वगैरह आया हो, क्योंकि पूरा सिस्टम अभी अभी किया हुआ है और टेक्नीशियन 1-2 दिन तक रहेंगे, राइट। तो फिर उनसे जो है मैं डिस्कशन जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि कैमरा प्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो वो तो मुझे प्लीज कंफर्म कर देना, 1-2 दिन की बात, और 1-2 दिन तक ऑब्जर्व करो। वैसे तो आप लोग ने बोला ही था कि ठीक ही आ रहा है सब कुछ, बस इसका ही बट ड्राइवर सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ये और अच्छा हो जाए ना, तो पेन भी बढ़िया तरीके से अपना काम करेगा। वैसे तो रिक्वायरमेंट रहती नहीं, कभी कभी रहती है, जैसे कि वो फिगर्स वगैरह बनाने की रहेगी। तो मैं आपको अभी अच्छा चल रहा है यार ये तो, नहीं सिग्नेचर ढंग से नहीं कर रहा है ये, ट्राई करता रहो सिग्नेचर करने की। नहीं नहीं नहीं, ग्लिच मार रहा है ये, एक बार और लास्ट टाइम ट्राई ट्राई करेंगे, फिर साइन ऑफ करता हूँ मैं।
स्मूथ नहीं है। चलो अच्छा, इस माउस से करके देखेंगे, माउस ज्यादा स्मूथ लग रहा है। नहीं बट वो तो और ही बेकार हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं करवाता हूँ गाइस। ठीक है चलो साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। टाटा।